वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 5। इस कहानी में बहुत सारे सस्पेंस हैं। कुछ के जवाब हमें मिल चुके हैं, पर इस सीरीज़ का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मौत किसकी हुई है और मारा किसने है। इसी का जवाब ढूंढने के लिए डिटेक्टिव जेफरीज ने नोआ और एलिसन को अलग अलग बुलाया है अपने सवालात करने के लिए। एक एक करके इन दोनों ने अपनी कहानी बयां की, पर दोनों की कहानी अलग अलग क्यों है, जबकि दोनों ने साथ में ही वक्त गुजारा था। आखिर बातों में इतना मतभेद क्यों है? इसी सवाल ने जेफरीज को भी उलझा कर रखा है, पर वो डिटेक्टिव ही क्या जो उलझ जाए। इनकी कहानी सुनते सुनते वो नोट्स बनाता जा रहा है। इसके पिछले पार्ट की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इन्हें देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है द अफेयर ऑल पार्ट्स, उसमें भी जाकर आप इन सबको देख सकते हैं। कहानी के इस पार्ट में एक चीज़ अलग हुई है। दरअसल इस बार कहानी का पहला हिस्सा नोआ नहीं बल्कि एलिसन अपनी जुबानी बयां करेगी। वो अपनी कहानी डिटेक्टिव से बयां कर रही है। आज सुबह वो देर तक सोती रही, कॉल के उठाने पर भी नहीं उठी। इसकी वजह यह भी है कि पिछली देर शाम तक वो नोआ के साथ थी। कनेक्टिकट से शिप से लाइट हाउस जाना, फिर वापस आना, इन सब में वो थक गई है। पर जैसे ही कॉल गया वो तुरंत उठ गई, जैसे उसकी थकान गायब हो गई हो। वो अब अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। उसे लगा कोल चला गया, पर वो अचानक से फिर आ गया। कोल को शक होना लाजमी था, भला अभी तो वो उठने का नाम नहीं ले रही थी और मेरे जाते ही ड्रेस सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। पर फिलहाल उसने कुछ कहा नहीं। तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कहकर वो चला गया। पर उसके दिलो दिमाग में शक ने अपना डेरा जमा लिया है। एलिसन को भी ये महसूस हो रहा है कि वो किस मुसीबत में पड़ गई है। बहरहाल उसने अपनी साइकिल उठाई और उसी ड्रेस को पहनकर चल दी। इसके बाद वो पहुंची उस घर में जहां इन दोनों ने अपने मिलने का ठिकाना बना लिया है। तुरंत ही यहाँ नोआ भी आ गया। दोनों जब हम बिस्तर हो रहे थे तब नोआ ने पूछा, ये जगह किसकी है? एलिसन ने कहा, मेरी फ्रेंड फीबी की। वो अपने बैंड के साथ म्यूज़िक के सिलसिले में बाहर ही रहती है। नोआ ने पूछा, कभी तुमने उसके साथ जाने का नहीं सोचा? एलिसन ने बताया, हाँ, पर कभी जाना हुआ नहीं। वैसे तो मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, और ना ही मेरे ग्रेड्स अच्छे आए थे, इसलिए स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाई। नोआ ने भी कहा, मैं भी कोई अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करता। मेरे पिता ट्रक चलाते थे, माँ एक वेट्रेस थी। मैं स्विमिंग अच्छा करता था, इसलिए तैराकी स्कॉलरशिप पर कॉलेज गया। इतने में एलिसन को फ़ोन आया। उसकी नानी को नर्सिंग होम ले जाया गया है, इसलिए फ़िलहाल उसे जाना पड़ रहा है। ये फ़ोन एलिसन की माँ एथना ने किया है। एलिसन तो वैसे ही उन्हें पसंद नहीं करती। अब वो अपनी माँ यानी एलिसन के नानी की दवा बदल रही हैं। अब एलिसन को वहाँ जाना पड़ रहा है। जाते हुए उसने नोआ से कहा, मेरी माँ को जब मूड होता है तब वापस आ जाती हैं। उस पर मेरी नानी को भूलने की बीमारी है। जब वो दवा नहीं लेती तब वो बेहद भावुक हो जाती हैं। पर मेरी माँ एथना को इन सब की भला क्या चिंता। हॉस्पिटल पहुंचकर एथना ने एलिसन का वेलकम किया, पर एलिसन को ये सब ज़्यादा पसंद नहीं आया और वो तुरंत अपनी नानी के पास चली गई। उसकी नानी ने एलिसन को तो पहचान लिया, पर एथना से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम एलिसन के साथ आई हो? इस पर एलिसन ने बताया, नानी, ये आपकी बेटी है जिसको आपने नाम दिया था शैली। अब इन्होंने नाम बदल कर एथना रख लिया है। इसके बाद नर्स दवाइयाँ लेकर यहाँ आ गई। बाहर निकलकर हमेशा की तरह एलिसन और एथना में तू मैं हो गई। एलिसन ने कहा, मेरी नानी दिन पर दिन मौत के करीब जा रही है और आपको अपने टूर से ही फुर्सत नहीं है। अब आगे से आप यहाँ नहीं आएंगी। पर एथना ने उसे चिढ़ाने के अंदाज में कहा, मैं तो आऊँगी, तुम क्या कर लोगी? एलिसन गुस्से में यहाँ से बाहर निकलकर यहाँ से जाने लगी। एथना ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे डिनर पर ले जाने को भी कहा, पर भला एलिसन क्यों रुके। इसके बाद एलिसन वापस अपने काम की जगह यानी रेस्टोरेंट चली गई। यहाँ ऑस्कर ने उससे काम के सिलसिले में कुछ सवालात किए, जिसका एलिसन ने जवाब भी दिया। और अब कहानी प्रेजेंट में आ चुकी है। जेफरी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है ऑस्कर का विक्टिम के साथ कोई रिश्ता था? एलिसन ने कहा, हाँ, वो दोस्त थे। जेफरी ने पूछा, और स्कॉटी उस दिन क्यों रुका? एलिसन ने कहा, डिटेक्टिव, मैं सच कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जेफरीज ने फिर पूछा, क्या तुमने उस दिन किसी को चिंतित होते देखा था? एलिसन ने इसका जवाब ना में दिया। इसके बाद वो आगे की कहानी बताने लगी। नोआ और एलिसन साथ में बैठे हैं। नोआ ने कहा, मैं तुम्हें घुमाने के लिए बोडेगा बे नामक छोटा शहर है, वहाँ ले जाना चाहता हूँ। वहाँ न लाइट है, न इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है, मज़ा आएगा। इस पर एलिसन मुस्कुरा बैठी। इतने में एथना घर के बाहर आ गई। वो फीबी के घर का पता लगाते यहाँ पहुँची है।
और उनकी मुलाकात फ़िलहाल नोआ से हो गई है। वो घर के बाहर खड़ा था। एलिसन को सफाई में कहना पड़ा कि वो सिर्फ उसका दोस्त है। नोआ जब यहाँ से चला गया तब एथना ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो तुम दोनों ने अपने रिश्ते में सारी हदें पार कर दी है। तुम्हारी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने में मुझे सब पता लग गया। एलिसन ने इस बात को टालने की कोशिश की। एथना एलिसन से मेल जोल बढ़ाना चाहती है। अब वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। पर एलिसन ने कहा, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तो आपने खूब ऐश किया, जो दिल में आया किया, मेरी कभी खबर नहीं ली, और अब आपको मेरी ज़रूरत है। कितनी अजीब बात है। पर फिर भी जाते हुए उसने एथना को अपने घर यानी कोल के यहाँ डिनर पर बुला ही लिया, और इस तरह एथना एलिसन के परिवार से मिलने जुलने में व्यस्त है, जबकि डिनर रेडी हो रहा है। डिनर के टेबल पर एलिसन को एथना की मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खाने के बीच ही उठकर चली गई। एथना भी उसके पीछे चल दी। कार चलाते हुए वो एथना से बात नहीं करना चाहती थी, पर वह खुद ही बोल पड़ी, जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना था, जबकि मैं तुम्हें अपने साथ दुनिया घुमाना चाहती थी। नाना नानी के साथ रहने का फैसला मेरा नहीं तुम्हारा था। एलिसन ने कहा, पर उस समय मैं बच्ची थी। आप मुझे अपने साथ ले भी सकती थी, और अगर आप चाहती तो बाद में मेरी खबर ले सकती थी, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रेजेंट में डिटेक्टिव जेफरीज ने कहा, बस अब मुझे कुछ और नहीं पूछना, अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर एलिसन उठ खड़ी हुई। जेफरीज ने कहा, बस आखिरी सवाल, क्या शादी की रात तुमने स्कॉटी से बात की? एलिसन ने कहा, हाँ। तो क्या तुमको उसमें कुछ अजीब लगा? इस पर एलिसन ने जवाब दिया, नहीं डिटेक्टिव, वो सही से पेश आ रहा था। तो क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? एलिसन ने कहा, नहीं डिटेक्टिव, पहले हम गए और शहर वापस आ गए। जेफरीज ने कहा, ठीक है, बस मेरे पास यही सवाल थे, अब तुम जा सकती हो। इसके बाद एलिसन यहाँ से चली गई। डिटेक्टिव ने कुछ नोट्स बनाए हैं, और अब कहानी का दूसरा भाग, जिसे नोआ अपनी ज़ुबानी बयां करेगा। वो सुबह जल्दी जल्दी उठा। हेलन अभी भी सो रही थी। उसे उठाकर उसने कहा, विटनी अपने कमरे में नहीं है, मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ, उसे ढूंढ भी लूँगा, तुम परेशान मत होना। हेलन ने सोते हुए ही अपनी इजाज़त दे दी। इसके बाद नोआ पहुँचा एलिसन के पास। यहाँ दोनों हम बिस्तर होने जा ही रहे थे कि तभी हेलन का फ़ोन आ गया। नोआ को यहाँ से निकल कर जाना पड़ा, पर रास्ते में ही उसकी कार पंक्चर हो गई। वो कार के पास खड़ा था। उसने मैकेनिक को भी फ़ोन लगा दिया था कि तभी ऑस्कर यहाँ अपनी गाड़ी पे पहुँचा। उसने हेल्प ऑफर की, पर नोआ ने ये कहते हुए कि मैकेनिक आ रहा है, इनकार कर दिया। पर जाते हुए ऑस्कर ने पूछा, तुम इस इलाके में कर क्या रहे हो? नोआ को कुछ नहीं सूझा। वो बोल पड़ा, मैं अपनी नई किताब के लिए रिसर्च करने आया था। ऑस्कर थोड़ी देर में मैकेनिक ले आया। जब मैकेनिक कार ठीक कर रहा था तब दोनों में बातचीत हो रही थी। ऑस्कर ने बताया, तुम्हारी बीवी को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो बचपन से ही बड़ी तेज़ दिमाग वाली थी। इतने में कार ठीक हो गई थी। मैकेनिक नोआ से अपने पैसे लेकर चला गया। ऑस्कर ने नोआ से कहा, क्यों ना हम मछलियाँ पकड़ने चलें? पर नोआ इनकार करके हेलन के पास आ गया है। हेलन ने कहा, क्या तुम्हें मालूम भी है कि विटनी आजकल क्या गुल खिला रही है? हमें उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों ने विटनी को बुलाया। हेलन ने कहा, विटनी, क्या तुमने नकली ट्विटर अकाउंट बनाया? तुम और तुम्हारे साथी गंदी चीज़ें पोस्ट करते थे। विटनी ने कहा, मैंने वो अकाउंट नहीं बनाया और कुछ भी पोस्ट नहीं किया। हेलन ने उसका फ़ोन चेक करने की कोशिश की, पर विटनी ने अपना फ़ोन पानी में फेंक दिया। इस पर नोआ ने उसे डांटा और कहा, तुम एक माफ़ीनामा लिखोगी और अपना माफ़ीनामा पोस्ट भी करोगी। इतने में ब्रूस ने सबको अंदर बुलाया। अब ब्रूस इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है, पर नोआ को ये सब पसंद नहीं आ रहा। अपने बच्चों पर उससे ज़्यादा ब्रूस की चलती है। नोआ तो ये चाहता है कि विटनी उस लड़की से जिसने पोस्ट के खिलाफ कंप्लेन किया है उससे माफ़ी मांग ले और मामला यहीं समाप्त हो जाए, पर ब्रूस ने इसे अपनी प्रेस्टीज का इशू बना लिया है। वो कह रहा है, हम पैसे देकर इस मामले को निपटा लेंगे। नोआ ने कहा, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। एक बच्चे ने हमारे बच्चे के पोस्ट की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की, और आप विटनी को बजाय समझाने के अपना पैसे का धौंस दिखाना चाहते हैं। ब्रूस ने कहा, जिस पैसे की तुम बात कर रहे हो उसी से तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस जाती है। इस पर नोआ गुस्से में बाहर आ गया। हेलन ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं विटनी को समझाऊंगी, वो माफ़ी मांग लेगी। अब दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, एक दूसरे को विटनी के गलत परवरिश के लिए दोष दे रहे हैं। हेलन तो ये चाहती है कि विटनी को थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाए, पर नोआ ने कहा, इस इलाके के सभी थेरेपिस्ट छुट्टी पर हैं। हेलन बोल पड़ी, तो वापस ब्रुकलिन चलते हैं। इस पर नोआ थोड़ा गुस्सा हुआ और बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है।
बाकी बच्चों की छुट्टियों का क्या होगा? इतने में इनके घर पर ऑस्कर का आना हुआ। वो बचपन से हेलन को जानता है। उसने आते ही मैकेनिक वाली घटना और नोआ से उस इलाके में मुलाकात का जिक्र करना शुरू कर दिया। पर नोआ नहीं चाहता कि ये सारा भेद खुले। अगर हेलन को पता लगा तो उसे बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसने ऑस्कर को यहाँ से ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। फिलहाल तो वो बच गया, पर कब तक? इस सवाल में वो परेशान है। उसने विटनी से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, पर वो अपने लड़कपन में किसी को भी नहीं सुनना चाहती। वो कार से उतर कर चली गई। नोआ जब घर के अंदर पहुंचा तो यहाँ पर हेलन से उसकी कहासुनी हो गई। दरअसल हेलन अपना स्टोर बेचना चाहती है ताकि कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए बच्चों के लिए। उसका कहना है बार बार पैसे मांगना अपने पेरेंट्स से अच्छा नहीं लगता। वैसे ही माँ बाप के बाद ये सारी दौलत मेरी ही तो है। नोआ ने कहा, तुम पागल हो गई हो। इस पर हेलन बोल पड़ी, तुम अगर एक डेकेड में एक किताब लिखोगे, उन पैसों से क्या हमारा खर्चा चल जाएगा? किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। डिटेक्टिव ने कहा, मुझे जो पूछना था पूछ चुका, अब तुम जा सकते हो। नोआ खुशी से जाने लगा, पर जाते हुए वो जेफरी से पूछ ही बैठा, डिटेक्टिव आपको कैसे लगा कि ये हादसा नहीं है? जेफरी ने जवाब दिया, मैं हादसों में विश्वास नहीं करता। नोआ, क्या तुम दी एंड नामक जगह को जानते हो? नोआ ने जवाब दिया, नहीं, पर यह है कहाँ? जेफरीज ने इसका उत्तर दिया, ये मॉन्टॉक में एक क्लब है। मेरा मानना है कि मरते समय स्कॉटी वहाँ जा रहा था। क्या तुम कभी वहाँ गए हो? नोआ ने जवाब दिया, नहीं। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। अब तक जेफरीज ने अपने सवालात कर लिए हैं, पर उसने क्या निष्कर्ष निकाला है? क्या स्कॉटी वाकई में मारा गया है या फिर कोई और किसको किसने मारा है? ये हमें अगले पार्ट में पता चल जाएगा। अगर आप अगले पार्ट की भी कहानी देखना चाहते हैं उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।